आज हम लोग जो मिले हैं वो किसान नेता डॉक्टर सुनीलम जी के साथ बातचीत करेंगे, क्योंकि 9 महीने से जो बॉर्डर पे, दिल्ली बॉर्डर पे जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन को लेकर हम लोगों ने देखा है कि लगातार 9 महीने और 600 से ऊपर किसान शहीद हुए हैं। इसके बावजूद भी आज किसानों का संघर्ष लगातार चल रहा है, और इतना ही नहीं तो इस संघर्ष में जो किसान शहीद हुए हैं उनके घर के लोगों ने भी लगातार अपना हिस्सा आंदोलन में दिखाया है, और आंदोलन के साथ उनका जो जुड़ाव है वो कम नहीं हो रहा है, बल्कि अभी मुजफ्फरनगर में जो सभा हुई बहुत बड़ी, जिसको हम कहेंगे किसानों की महापंचायत, उसमें जो ऐलान किया गया, उस ऐलान को देखकर लगता है कि अब ये जो सैलाब है, जो जन सैलाब उमड़ कर आया था, वो अभी रुकेगा नहीं और हर एक जगह पे फैलेगा। और जिस तरीके से किसान आंदोलन ने 26 नवंबर से लेकर शुरुआत की, उसी समय से डॉक्टर सुनीलम जी भी उसमें जुड़े हुए हैं। आप सबको मालूम भी है कि किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के। उसी के साथ साथ करीबन किसानों का आंदोलन चलाते चलाते कितने सारे केसेस, यानी 140 के ऊपर के केसेस उनके ऊपर हैं, और उसमें से आजन्म कारावास वाली भी एक केस उनके ऊपर है। और आज यानी जमानत पर बाहर होने के बावजूद भी उनका जज्बा रुका नहीं है, वो जद्दोजहद कर रहे हैं। और लगातार जिस दिन से किसान आंदोलन शुरू हुआ, उस दिन से किसान आंदोलन में जुड़े हुए हैं। तो 9 महीने का जो लेखा जोखा है वो उनको पूरा का पूरा पता है, क्योंकि ये एक साझा इतिहास हमारे साथ वो हमें बताएंगे, और आज का वर्तमान भी बताएंगे, और उसको लेकर आज दिशा जो तय हुई है, जिस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा ने आज हमें दिखाई देता है कि एक दिशा तय की है, और उस दिशा के तहत हर कदम बढ़ते जा रहा है। हमें ये भी पता है कि 3 कृषि कानून संसद में जो लागू किए गए, उसके खिलाफ किसान रास्ते पर आए। सबसे पहले पंजाब, फिर हरियाणा के किसान आए, और एक बड़ा आंदोलन धीरे 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 बनता गया। आज बॉर्डर पे किसानों ने ये भी ऐलान किया है कि यहाँ से हम हटेंगे नहीं तब तक जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा, और स्वामीनाथन आयोग की जितनी भी सिफारिशें हैं, उन सिफारिशों के ऊपर या अनुशंसा के ऊपर अमल नहीं होगा, तब तक यहाँ से किसान हटेंगे नहीं। इसमें एक और भी बात है जो है महिला किसानों की। आज तक हमेशा किसान दिखते रहे, महिला किसान एक मास बन के, यानी एक समूह बन के चेहरा रहा, लेकिन महिला किसानों का नेतृत्व भी और निर्णय प्रक्रिया में उनका सहभाग, ये अगर देखा जाए, या ट्रैक्टर में भी जिस तरीके से महिलाएं शामिल हुई, और जब जनसंसद चली और जब किसानों की संसद चली, तब किसानों के संसद में महिला किसान संसद भी चली। तो इन सारी चीजों के बारे में हम धीरे धीरे समझेंगे। आज हम लोग जब डॉक्टर सुनीलम जी से बात कर रहे हैं तो हम 3 हिस्सों में बात करेंगे। हालांकि होगा कार्यक्रम उस तरीके से 1.5 घंटे का, लेकिन 3 हिस्से इसलिए कि आप में से कुछ लोग अलग अलग तरीके से भी सुनीलम जी की बात समझ सकते हैं। एक हिस्सा होगा कि किसान आंदोलन क्यों खड़ा हुआ, इस संघर्ष को लेकर जब पहली बार जब संयुक्त किसान मोर्चा रास्ते पर आया, तब उनकी रणनीति क्या थी, तब उन्होंने क्या सोचा था, और फिर आपने सोचा था क्या कि इस तरीके से इतना बड़ा आंदोलन तब्दील होगा। तो उसको लेकर आप पहले बात रखेंगे, और जब आपने ये देखा था उस समय बॉर्डर पे आप जब गए, उस समय का चित्र क्या था, और ये 9 महीने में उसमें किस तरीके से बदलाव होते गए, रणनीति में कैसे बदलाव होते गए, एक निर्णय प्रक्रिया कितनी अद्भुत है, अलग है, जिसको लेकर पूरे देश के ही नहीं विदेश का भी जो जन मीडिया है, जन माध्यम है, वो जन माध्यम आज जुड़ा हुआ है हमारे साथ। और हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया भले ही हमारी खबरें कम दे, लेकिन किसानों की खबरें लगातार लोगों को आकर्षित कर रही हैं। इतना ही नहीं तो इसके दौरान कुछ पर्यावरणविदों ने भी जिस तरीके से भूमिका ली, सपोर्ट दिया, उसके बारे में भी हम डॉक्टर सुनीलम जी से समझेंगे। मैं अभी मेरा जो प्रास्ताविक है वो मैं खत्म करके सुनीलम जी के पास आती हूँ। डॉक्टर सुनीलम जी, ये बताइए कि किसान आंदोलन तो लगातार इस देश में चलता आया है। 1931 से एक किसान आंदोलन उभरा, और वो हमारे देश में नील का भी सत्याग्रह हुआ, बारडोली का सत्याग्रह हुआ, कपास को लेकर सत्याग्रह हुआ, फिर तो 1980 से लेकर 90 तक डंकेल ड्राफ्ट आने तक के भी किसान आंदोलन के
बहुत अलग अलग रूप हमने देखे, लेकिन आज का किसान आंदोलन और या तो आपका जो मुल्ताई का है, फिर मंदसौर का है, तो ये जो है फसल बीमा को लेकर हुआ, ये सारी चीजों से आप जुड़े हुए थे, आप भूतपूर्व विधायक भी थे और किसानों के मुद्दे पर आप लगातार लड़ते रहे। इस आंदोलन की क्या खासियत है और इसको आप अलग से कैसे देखते हैं? किस तरीके से इसका प्रवास शुरू हुआ, हम शुरुआत से जानना चाहते हैं डॉक्टर सुनीलम जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस विषय को चर्चा के लिए चुना। आज जिस समय हम चर्चा कर रहे हैं, आपको मालूम है करनाल के लघु सचिवालय का घेराव चल रहा है। इस समय एसकेएम के नेताओं की एडमिनिस्ट्रेशन सरकार के साथ में बातचीत चल रही है। कल 2 लाख किसान वहां पर इकट्ठे हुए थे और वो इसलिए इकट्ठे हुए थे क्योंकि वहां पर जो एसडीएम था, उस एसडीएम ने किसानों के सर फोड़ दो, मैं देख लूंगा करके उसने बोला और वो वीडियो इसका वायरल हुआ और एक किसान सुशील काजल की मौत हो गई, वो शहीद हो गए। संयुक्त किसान मोर्चा चाहता है कि अधिकारी के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हो और इसके साथ साथ में उसको बर्खास्त किया जाए और शहीद परिवार को 25 लाख रुपए मिले, घायलों को 2-2 लाख रुपए मिले। इस बात का जिक्र मैंने इसलिए किया कि आंदोलन जब शुरू हुआ वो संविधान दिवस के ऊपर पिछले साल आंदोलन शुरू हुआ 26 नवंबर, और जब लोग निकले पंजाब से तो यही मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जो हैं, इन्होंने कहा कि हम पंजाब के एक भी किसान को हरियाणा से नहीं निकलने देंगे और परिंदा भी दिल्ली नहीं जा सकता। और उसके बाद में इन्होंने जो भी कुछ किया, गड्ढे खुदवाए और बहुत सारी फेंसिंग लगवाई और बहुत सारे मिट्टी के ऊंचे पहाड़ जैसे खड़े, लेकिन जो है जेसीबी मशीनों के साथ में किसान आए और वो दिल्ली के बॉर्डर तक पहुंच गए। मतलब आज जो हो रहा है वो उसकी शुरुआत 25 नवंबर से है। जो आज जो कर रही है हरियाणा की सरकार या भाजपा की सरकार या खट्टर की सरकार या संघ परिवार की सरकार, इनका एटीट्यूड पहले दिन से किसानों के प्रति यही है। अब मैं इसकी पृष्ठभूमि में जाना चाहता हूं कि हमने संयुक्त किसान मोर्चे का गठन केवल 2 दिन के आंदोलन के लिए किया था। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने किया था, जो 250 किसान संगठनों का समन्वय है। ये भी कोई गाना नहीं है। मंदसौर में जब गोली चली थी तब उसके बाद में जब मेरी 3 बार गिरफ्तारी हुई थी, इसके बाद में उस समय महाराष्ट्र के अंदर भी राजू शेट्टी मूवमेंट चला रहे थे। उस समय जो अय्या कन्नू हैं तमिलनाडु के, वो भी 100 किसानों के साथ में ह्यूमन स्कल्स लेकर के, खोपड़ियां लेकर के वो वहां पर दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे आंदोलन कर रहे थे। गन्ना किसान यूपी के भी आंदोलन कर रहे थे, पंजाब के किसान भी आंदोलन कर रहे थे, सब तरफ आंदोलन चल रहा था। तब हमने एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग के अंदर हम लोगों ने एक ही बात कही कि हम लोग अलग अलग लड़ेंगे तो हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, मिलकर लड़ना चाहिए। और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति का गठन हुआ और उसके बाद में पहला कार्यक्रम उसका 6 जुलाई को मंदसौर के अंदर हुआ और पहले ही कार्यक्रम में 1000 किसानों की गिरफ्तारी हो गई। मुझे पहले से जेल में रखा गया था, फिर उसके बाद में छोड़ा गया और हमने तब किसान मुक्ति यात्रा पूरे देश के अंदर निकाली और कई हजार किलोमीटर की यात्रा निकाली, 50 वाहनों के साथ निकाली। और उसके बाद में दिल्ली के अंदर जब हमने रैली की तो लाखों किसानों की हमने रैली की। और उस समय ये किसानों के बीच में वाली बात आई कि भाई हम मांगे तो 360 है किसानों की। किसान तो मतलब एक तरीके से समस्याओं में इतना घिरा हुआ है, खेती किसानी की इतनी ज्यादा समस्याएं, लेकिन सबको एक साथ उठाते हैं तो कुछ नहीं हो सकता। और इसलिए हमको जो है एक तरीके से जीरो डाउन करना चाहिए, सहमति आपस में बनानी चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। तो सहमति बनी 2 मुद्दों के ऊपर, संपूर्ण कर्जा मुक्ति और लाभकारी मूल्य की गारंटी। फिर उसके बाद में हम लोगों ने पूरे देश के अंदर शुरू किया किसान मुक्ति सम्मेलन, 500 हमने सम्मेलन किए। और इस बीच में हम लोगों को ये बात समझ में आई कि केवल मांग करने से कुछ होता नहीं है, क्योंकि मांग हम करते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज तो बहुत घाड़ हैं, तो कहती हैं कि ठीक है आप हमको सरकार में लाया तो हम जो है ये कर लेंगे, लेकिन जो है वो तो हो नहीं सकता है। सरकार आती है, उसके बाद में वायदे अपने पूरे नहीं करती है। और इस कारण से हमने सोचा कि हम लोगों को कानून बनवाना चाहिए, और कानून अगर बनेगा
तब जाकर के कोई भी सरकार आ जाए उसको कानून तो लागू करना पड़ेगा, और कानून तो पार्लियामेंट के अंदर बनेगा। तो हम लोगों ने फिर पॉलिटिकल पार्टीज, हमने खुद ने अपना एक मजनून तैयार किया। दोनों जो कृषि के एक्सपर्ट्स हैं, जो कानून के बहुत बड़े ज्ञाता लोग हैं, उन सबसे हम मिले। हम लोगों ने अपना ड्राफ्ट तैयार किया और फिर हमने पॉलिटिकल पार्टीज के पास में भेजा कि भाई हम ये चाहते हैं कि इसको आप एंडोर्स करने का काम करें। तो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स ने कहा कि भाई आप क्या जानते हैं कानून बनाने के बारे में, ये तो संसद में हम लोग बनाते रहे हैं 74 साल से। तो हमने कहा ठीक है भाई, मीटिंग कर लेते हैं आपके साथ में। तो उनके साथ मीटिंग हुई, 22 पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग कांग्रेस, खड़गे जी उसके अंदर थे, और सभी पार्टियों के पूरी 22 पॉलिटिकल पार्टीज आई रीजनल पार्टीज के साथ में मिलकर के, और हमारा जो है कानून हमने उनके साथ में मिलकर, शरद पवार जी भी पूरे टाइम उसके अंदर रहे, और एक कानून का ड्राफ्ट हम लोगों ने तैयार किया। राजू शेट्टी लोकसभा के मेंबर थे कोल्हापुर से, उन्होंने उसे पेश किया। राजेश जी हमारे सीपीएम के राज्यसभा के सदस्य थे, उन्होंने राज्यसभा में पेश किया। हम सरकार से फिर हम लोगों ने एक और जो है अगले साल फिर एक और बार रैली हमने निकाली लाखों किसान की। रवीश कुमार जी ने कहा कि 3 लाख किसान फिर इकट्ठा हुए हैं, और सरकार से कानून बनाने की बात हमने की। सरकार ने कानून नहीं बनाया। इस बीच में चुनाव हो गया, चुनाव के अंदर हमने उस मुद्दे को उठाया। उस बीच में जब हम ये कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे, तब मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, राजस्थान में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ। किसान आंदोलन का प्रभाव पड़ा, तीनों जगह भाजपा चली गई, तीनों जगह पे कांग्रेस आ गई, और उसके बाद में फिर से जो है सत्ता मध्य प्रदेश के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब बगावत कर दी, तो फिर से भाजपा आ गई। ये आप सब लोग अच्छे ढंग से जानते हैं। मतलब ये है कि हमारा पॉलिटिकल इम्पैक्ट, जब हमने एआईकेसीसी ने ये आंदोलन शुरू किया, तब से बनना हमारा चालू हो गया था। और जब हमने कानून की बात की, फिर 2014 के अंदर जब बात हम लोगों ने हमने अभी की जब बात की, 2000 जब ये पिछला लोकसभा चुनाव हुआ 19 के अंदर, तब भी जो है नरेंद्र मोदी जी ने जैसा 2014 में कहा था, उन्होंने कहा कि हम तो दे रहे हैं, और हम जो है एमएसपी भी आपको हम दे रहे हैं, और हम तो जो है दोनों काम कर रहे हैं जो आप चाहते हैं, और हम कर्जा मुक्ति भी करेंगे। तो बात आगे बढ़ी, कोरोना आ गया, कोरोना के अंदर सब चीजें रुक गई। लेकिन फिर हम लोगों ने आपस में, क्योंकि हमारा जो अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति है, इसकी वर्किंग ग्रुप की जो 22 सदस्य हैं, उनकी मीटिंग रेगुलरली चलती रहती है। हर 2-4 दिन के अंदर हम लोग मिलते हैं, बात करते हैं, जिसमें सभी देश के प्रमुख किसान संगठन है। तो उसमें फिर ये वाली बात आई कि इस साल भी हमको करना चाहिए। जब हम हर साल कर रहे हैं प्रदर्शन, तो इस साल भी करना चाहिए। तो तय हो गई तारीख। वो तारीख थी 26 और 27 नवंबर की तारीख। उस तारीख के लिए फिर जो है तैयारियां पूरे राज्यों में शुरू हो गई, और पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा तेज आंदोलन हुआ। वहां के लोगों ने सबसे ज्यादा मेहनत की, वहां के संगठनों ने, जो 32 जत्थेबंदियां हैं, और वहां पर उन्होंने पहले से ही ऐसा माहौल बना दिया कि उन्होंने पहले से ही जो है फिर वहां पर जो है आउटलेट वगैरह के ऊपर, रिलायंस के आउटलेट के ऊपर धरना शुरू कर दिया। रेलवे की पटरी उन्होंने जाम कर दी, अडानी के सामने वहां पर धरना देना शुरू कर दिया। ये सब काम शुरू हो गया। ये सब काम उन्होंने पहले से ही कर दिया। मतलब हमारा आंदोलन तो था 26-27 को, लेकिन उसके 2-3 महीने पहले से उन्होंने इतना जबरदस्त दबाव बनाना शुरू किया पंजाब के अंदर कि एक माहौल खड़ा हो गया। उस माहौल का परिणाम था कि एक मुझे सवाल पूछना है बीच में, कि जिस तरीके से आपने कानून का ड्राफ्ट बनाया था, और कानून का ड्राफ्ट बनाकर आप सब लोगों ने इकट्ठा सोचा था, वो जो 2014 में बात हुई, उसको लेकर भले ही पंजाब में तो ये सारा आंदोलन खड़ा हुआ, लेकिन आपकी निराशा जो हुई कि आपने बनाए हुए ड्राफ्ट को लेकर सरकार ने कुछ भी उसको महत्व नहीं दिया, और इस तरीके से एक चुपके से बिल पारित हुआ। तो वो वाली घटना को लेकर कैसे एक पूरा रोष पैदा हुआ था, उसको भी थोड़ा सा बयान करें, क्योंकि पंजाब में तो हुआ ही, लेकिन बाकी अन्य जगह पे भी ये एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी लोगों को लगी क्या, और कैसे हुआ, उसका असर क्या हुआ था? देखिए, दोनों अलग अलग बातें हैं। अलग अलग बातें इसलिए हैं कि हमारा कानून तो संपूर्ण कर्जा मुक्ति का कानून था। हमारा लाभकारी मूल्य की गारंटी, मतलब एमएसपी पर जो स्वामीनाथन कमीशन ने कहा था, लागत से 1.5 गुना। लागत का मतलब यह है कि C2 + 50%, जिसका मतलब यह है कि लागत का जो इनपुट कॉस्ट है, उसके साथ में जो जमीन, जो किसान की जमीन है, उसका किराया भी और पूंजी का ब्याज भी, ये है C2 + 50%। सरकार ने कहा था कि हम इसको
इस वायदे को पूरा करने का काम करेंगे। हमने कहा था कि आप इसको कानूनी जामा पहनाने का काम करो, तो उसके ऊपर तो वो तो एक बात थी, लेकिन ये जो कानून लेके आया ये अलग बात है। ये ऑर्डिनेंस लेकर के आए, लेकिन इसके पहले जो मैं बता रहा था वो बताना आवश्यक है कि जो जब ऑर्डिनेंस ये लेकर के आ गई सरकार, अचानक लॉकडाउन के साथ में जो उसके पहले ये जब लेके आ गए, तो पंजाब के किसानों ने इसका विरोध सबसे प्रखर तौर पे किया। उस दबाव के अंदर अकाली दल को अलग होना पड़ा। ये बहुत ही महत्व की बात है कि सबसे पुराना जो एलआई था भारतीय जनता पार्टी का, वो अकाली दल था। अकाली दल कैबिनेट के अंदर था, लेकिन कैबिनेट छोड़ करके, सरकार को छोड़ करके, और उन्होंने किसानों के साथ में खड़े होने का निर्णय किया। ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा इस तरीके का निर्णय लेना बहुत ही कठिन होता है। और दूसरी तरफ इन ऑर्डिनेंसेस का विरोध कांग्रेस पार्टी ने भी शुरू कर दिया, तो सरकार तो कांग्रेस पार्टी की थी। इसमें वहां पर मुख्य तौर पर इस समय 3 पार्टियां हैं पंजाब के अंदर, या तो कांग्रेस है, या अकाली दल है, या आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी ने ऑर्डिनेंस का विरोध शुरू कर दिया, तो ऐसी स्थिति बन गई कि पंजाब के अंदर इसका कोई समर्थक ही नहीं था भाजपा के अलावा, भाजपा पार्टी के अलावा। और जब अकाली दल भाजपा से हट गया तो वो एक तरीके से वो डिफंक्ट हो गई वो पूरी पार्टी। उसके पास में कोई लोग नहीं थे जो कि खड़े होकर के कोई बात करने की स्थिति में आए। तो लोगों को जो है वो भाजपा ने किसानों के साथ में धोखाधड़ी की। 2014 में जो एमएसपी का वायदा किया था, उस वायदे को पूरा उन्होंने नहीं किया। हम उसको पूरा कराने के लिए सभी कृषि उत्पादों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून चाहते थे। वो कानून हम लोगों ने तैयार किया था, उसको वो स्वीकार करने को तैयार नहीं हुए। और वो जो 3 ऑर्डिनेंस लेकर के आए, वो तीनों के तीनों ऐसे थे जो कि किसान, किसानी और गांव को खत्म करने वाले थे। जिसमें मंडी को खत्म करना था, एपीएमसी को। मंडी अगर खत्म होगी तो एमएसपी ऑटोमेटिकली खत्म होगी, क्योंकि मंडियों के अंदर ही एमएसपी पे खरीद होती है, मंडी के बाहर एमएसपी पे खरीद नहीं होती है। तो जब एमएसपी के ऊपर खरीद खत्म होगी, जो एफसीआई के पास में माल आता है, तो जो 1 और 2 रुपए किलो का अनाज जो मिलता है गरीबों को, वो भी मिलना बंद हो जाएगा। फूड सिक्योरिटी खतरे में आ जाएगी। ये एक बात थी। और मंडियां अगर खत्म होंगी तो एमएसपी, विशेष तौर पर यहाँ पर ये बात का उल्लेख करना जरूरी है, हमारी जो मांग थी वो था कि एमएसपी पर सभी कृषि उत्पादों की खरीद की जाए। अब फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि पूरे देश के अंदर 6% ही फसलों की एमएसपी पर खरीद होती है, बाकी की खरीद होती नहीं। तो सबसे ज्यादा खरीद कहां पर होती है? पंजाब के अंदर, क्योंकि किसान आंदोलन बहुत मजबूत है, तो उसने ऐसी स्थिति की हुई है कि वो जो है धान की और गेहूं की वो एक एक दाना वो खरीदवा लेते हैं, वहां पे खरीदना पड़ता है, और सबसे ज्यादा खरीद वहीं पर होती है। तो उनका तो मामला ही पूरा और गड़बड़ा गया। अगर एमएसपी का ऊपर खरीद खत्म हो जाएगी तो ये जो पूरी पंजाब की संपन्नता थी, ये पूरी तरीके से धराशाही हो जाएगी। ये तो उसी के ऊपर टिकी हुई थी पूरी संपन्नता, और जो भी कुछ किसान की जो उन्नति और सब कुछ टिका हुआ था। इसलिए उसने इसको सबसे ज्यादा एमएसपी वाले सवाल पे जो धोखाधड़ी हुई उसको पकड़ा। फिर उसके बाद में उसने इसलिए पकड़ा क्योंकि वहां पर किसानों को पेप्सी कोला ने वहां पर टोमेटो केचप बनाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे। और वो कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर उन्होंने पहले 3 रुपए किलो का रेट दिया, और फिर आखिरी में जाकर के वो रेट 5 रुपए किलो के, वो जो है रेट गिर के 50 पैसे किलो के ऊपर वो ले आए। और किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हो गया। किसानों की जमीनें जो हैं वो एक किस्म से गिरवी रखी जाने लगी, उनकी बिक्री की स्थिति आ गई। तो वो ये समझ गए कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला जो चक्कर है ये बहुत ही हमारे लिए डेडली है, हमारे खिलाफ में, और इससे हमारी जो जमीन है वो भी चली जाएगी। तो इसलिए ऑर्डिनेंस का पूरे देश में तो विरोध हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा विरोध जो है वो हुआ पंजाब के अंदर, क्योंकि उनका अनुभव एमएसपी के साथ में पहले से जुड़ा हुआ था। क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो एक उसका एडवर्स इफेक्ट है, जो उसकी नकारात्मक उसका जो प्रभाव है, उसको वो समझ चुके थे।
इसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो उसके अंदर तो किसान से एक कंपनी एक डील करेगी, और डील करने के बाद में वो क्या बोएगी वह तय करेगी, किसान तय नहीं कर सकता। अभी किसान क्या करता है, किसान पहले अपने लिए हिसाब से बोता है, वो उसके अपने परिवार की जरूरत के मुताबिक से बोता है, फिर वो बाजार के लिए बोता है। लेकिन कंपनी तो ऐसा करेगी नहीं। कंपनी तो सीधे तौर पर उसको जिसमें मुनाफा अधिकतम होगा वो वही बोने का काम करेगी। और पंजाब के अंदर इस बात का रियलाइजेशन धीरे धीरे हो चला था हरित क्रांति के बाद में, जिस तरीके से वहां की खेती के अंदर जहरीलापन आया, जिस तरीके से पानी जहरीला हो गया, कीटनाशकों के चलते, खाद के चलते खाना जहरीला हो गया, उसके चलते हर 5 घर में से एक घर जो है वो कैंसर पेशेंट हो गया, कैंसर की ट्रेन वहां से चलने लग गई। तो जब ऐसी स्थिति हो गई तो फिर वहां पर यह भी एक सवाल आया कि हम अगर छोड़ देंगे, हम अगर सब कुछ छोड़ देंगे कंपनियों के ऊपर, और कंपनियां जिस तरीके से खेती करेंगी तो उनको तो मिट्टी से कोई लगाव नहीं होगा, उनको तो जमीन से कोई लगाव नहीं होगा, वो तो मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए खेती करेंगे। और मैक्सिमम प्रोडक्शन का मतलब यह है कि वो मैक्सिमम खाद डालेंगे, मैक्सिमम कीटनाशक डालेंगे, और कुल मिलाकर के जमीन को बर्बाद कर देंगे। और जब जमीन पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी तो 5 साल के बाद जब वही किसान कहेगा कंपनी से कि हमारे साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लो, तो वो सॉरी कह देंगे कि भाई अब हमारे जो मैक्सिमम हम जो निकाल सकते थे वो निकाल लिया, और अब आपकी जमीन बंजर हो गई है, बंजर जमीन से कुछ निकलता नहीं है, और इसलिए अब ये हमारे किसी काम की नहीं है, अब हम आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट करेंगे नहीं, अब आप खुद संभालो अपनी खेती को। और तब जो है किसान को मतलब ये हुआ कि पर्यावरण पूरा नष्ट हुआ। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के बाद का जो किसानों को देखा जाता था, और एक आर्ग्यूमेंट था पंजाब के बारे में, एक आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता था, आधुनिक विकास की चरम सीमा बताई जाती थी, बड़े बांधों के बारे में भी बताई जाती थी, बड़ी फसलों के बारे में बताया जाता था, और हरित और श्वेत क्रांति के बारे में। जो आप कह रहे, अगर ये रियलाइजेशन हुआ तो ये रियलाइजेशन होने के बाद अचानक वैसे तो रियलाइजेशन बाकी अन्य क्षेत्रों में आप जो किसान आंदोलन चला रहे थे उनको हो गया था, आपने जेनेटिक मॉडिफाइड बीज जो थे उसके खिलाफ लड़ाई लड़ना शुरू किए थे, आपने एक्वा कल्चर जो थे उसके खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी थी, आपने बहुत अलग अलग पेस्टिसाइड्स के खिलाफ लड़ाई शुरू हो गई थी अलग अलग प्रांतों में। लेकिन पंजाब का इस तरीके से निकलना और देश को एक अलग रुझान देना, ये कैसे बात हुई? क्योंकि वो भी निकले जब, तब उनका ये सबसे पहला वो रियलाइजेशन होना, उस रिचेस्ट फार्मिंग एरिया में रियलाइजेशन होना, इसका वो असर था, या ये असर था कि हर एक किसान अब जाग उठा था और इसलिए ये सारी बातें हुई? क्योंकि वैसे तो आप लोगों ने करीबन 90 के बाद इस तरीके के आंदोलन कंपनियों के खिलाफ छेड़े थे, आपने खुद ने भी छेड़े थे, अडानी अंबानी के खिलाफ के आंदोलन हर एक जगह पे, और कॉर्पोरेट के खिलाफ के आंदोलन हर एक जगह छिड़े। तो फिर ये ऐसी क्या बात हुई कि जिधर से पंजाब ने आज किसान आंदोलन को दिशा दी? कॉर्पोरेट के खिलाफ में नंजुल स्वामी ने मॉन्सेंटो के खिलाफ में फसलें उखाड़ने का काम, उनके मॉल को फोड़ने फाड़ने का काम, वो सब कर दिया था। ये इतिहास में दर्ज है। लेकिन जब ये ऑर्डिनेंसेस आए और ये हुआ कि अब कोई भी, जब सबको एक किस्म से मजबूरी हो जाएगी कंपनियों के साथ में एक एग्रीमेंट करना, और उसके फाइनल राउंड के अंदर वो जमीन चली जाएगी, तो एक भारतीय किसान को जो जमीन के प्रति मोह है, लगाव है, यहाँ पर जमीन को लेकर ही महाभारत हुआ है, और इसलिए जमीन को छोड़ना नहीं किसी भी हालत के अंदर, ये बात एकदम दिमाग के अंदर स्पष्ट लोगों की थी। और फिर उनको ये भी समझ में आ गया कि क्योंकि वहां पर साइलोस बन रहे थे अडानी के, और उन्हें समझ में आ गया कि ये जो पूरा भंडारण कर लेंगे उसके बाद में ये मोनोपोली करेंगे, और मोनोपोली करने के बाद में ये रेट बढ़ाने का काम करेंगे, अपने हिसाब से मोनोकल्चर करेंगे, अपने हिसाब से जो एक किस्म की जो इन्हें फसलें बोनी है वो बोवाने का काम करेंगे, जो इनको जिसके अच्छा रेट मिलेगा इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वो काम करेंगे। तो हमारा तो कोई से ही नहीं रहेगा खेती किसानी के अंदर। आज जो किसान अपने खेत का मालिक है कि क्या बोना है, क्या नहीं बोना है, कितना खाद का इस्तेमाल करना है, कीटनाशक का इस्तेमाल करना है, नहीं करना है, ये सब वो खुद तय करता है। तो फिर ये तो कंपनी तय करेगी, और फिर अगर अडानी अंबानी ही सब कुछ तय करेंगे तो खेती की जो पूरी है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। और इसलिए, और इसके साथ साथ में ये असल में कोई मामला और जो है ये केवल सिद्धांत का मसला नहीं है।
इसके साथ साथ मसला ये भी है कि इस आज़ादी की लड़ाई के अंदर जो अगुआ रहे, विशेष तौर पर जो रिवॉल्यूशनरी जो एक तरीके से संगठन रहे, वो बड़े पैमाने के अंदर वो संगठन जो हैं वो पंजाब के थे, वो बंगाल के थे, तो एक उसकी एक पृष्ठभूमि भी थी। तो उन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पूरा जो है हुआ था, अनुभव आया था, और एक उनके पुरखों ने जो लंबी लड़ाई लड़ने का काम किया था, तो उनको ये भी मालूम था कि गुलामी का मतलब क्या होता है और एक बार गुलाम हो जाने के बाद में फिर आजादी हासिल करने का क्या मतलब होता है। और फिर इसके साथ में एक और बैकग्राउंड भी ये था कि एक तरीके से दिल्ली जो है वो दिल्ली पंजाब को दबाने की कोशिश में लगा हुआ था, जिसके अंदर ऑपरेशन ब्लू स्टार भी जिसमें शामिल है। आपको मालूम है कि पंजाब वो राज्य है जहां से कि फेडरलिज्म का जो सवाल है, आनंदपुर साहब प्रस्ताव, उसके बारे में ये संघीय ढांचे के अंदर राज्य को ज्यादा अधिकार होने चाहिए। ये जो देश है ये संघीय ढांचे वाला देश है, लेकिन जो भी केंद्र सरकार आती है वो राज्यों के अधिकार को कम से कम करना चाहती है और केंद्र के राज्य के अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा अपने पास में वो रखने की कोशिश करती है। तो एक किस्म की सेंटर और स्टेट की एक बड़ी लड़ाई चल रही थी ऐतिहासिक तौर पर। उसके अंदर वो कांग्रेस के साथ भी उनकी लड़ाई वो चलती रही, लगातार चलती रही, स्टेट को ताकत देने को लेकर के। और फिर जब मोदी सरकार ने कर दिया तो फिर ये लगा कि अच्छा तुम ही सब कुछ तय कर लोगे हमारे बारे में, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो हमारा भी अपना अधिकार है। तो एक किस्म की जो उनका प्राइड है, जो सिख प्राइड है, पंजाबी प्राइड है कि हम अपने निर्णय हम खुद करने का काम करेंगे, लोकतंत्र है, राज्य के पास अधिकार है, कृषि राज्य का विषय है, तो हम खुद अपने अधिकार लेंगे। तो इसमें सबसे ज्यादा जागरूकता पंजाब में इसलिए थी, ऐतिहासिक कारण थे आजादी के आंदोलन के अंदर उनकी भूमिका के, ऐतिहासिक कारण थे कि वहां पे जो पंजाब के अंदर जो जत्थेबंदियां थी वो बहुत बड़े पैमाने पर बहुत बड़े इलाके में आइडियोलॉजिकल काम कर रही थी। ये एक सबसे बड़ी बात है। दूसरी जगहों पर और नीलम जी, यहाँ हम लोग शुरू करते हैं। भगत सिंह, उधम सिंह और जो पूरी आजादी की लड़ाई की एक पूरी विरासत उनको मिली, फिर सहजानंद सरस्वती तक आते हैं। पूरा का पूरा जो किसान आंदोलन भी है और अंग्रेजों के खिलाफ या कंपनी सरकार के खिलाफ की आजादी की लड़ाई। तो आज ये दूसरी आजादी की जंग को लेकर आप अभी जो ये दूसरा हिस्सा है वो शुरू करते हैं कि ये दूसरी आजादी की जंग को लेकर जब आप कह रहे वो जज्बा उनमें था और एक विरासत भी थी, और वो विरासत लेकर सिख और पंजाबी प्राइड जो अपनी जमीन को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक भी रहे हैं और जवान भी वहां से निकले और किसान भी वहां से निकले हैं, तो उस तरीके की एक पूरी भूमि एक जाग उठी और वैचारिक तौर पे भी उनको विरासत मिली है, ऐसे आपने कहा। तो उसी को लेकर कहते हैं अब हम अब आगे के इसमें आते हैं पहलू में कि कैसे उसको 26 नवंबर से एक रूप दिया गया और आज तक वो कैसे फैलता गया, क्योंकि पहले तो पंजाब था और धीरे धीरे उसको देश के आंदोलन में तब्दील हुआ और आप खुद भी उसमें सबसे पहले दिन से थे। तब आपको जब दिख रहा था वो क्या था और आज जो दिख रहा है वो क्या है? देखिए, तो इसमें जोड़ना मैं आपको चाहूंगा कि जो मैं आपको ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि बता रहा था उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आजादी के आंदोलन में जो किसानों ने जो लड़ाई लड़ी वो जागीरदारी के खिलाफ लड़ी। जागीरदारी को खत्म करने के पक्ष में, जागीरदारों को खत्म करने के पक्ष में कांग्रेस पार्टी नहीं थी। जो लोग लेफ्ट विंगर्स थे या जो सोशलिस्ट थे वो इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे थे और आखिरी में जाकर के उनको इस बात को स्वीकार करना पड़ा और आजादी के बाद में जागीरदारी प्रथा, जमींदारी प्रथा खत्म हुई और उसके बाद में भूमि सुधार के माध्यम से किसानों के हाथ में जमीनें आई और इन कानूनों के माध्यम से उनको ये बात समझ में आई कि ये कानून अगर लागू हो गए तो जो भूमि सुधार हुए हैं वो भी खत्म हो जाएंगे और नए जमींदार पैदा हो जाएंगे अडानी अंबानी के नाम से। कोई फिर 13 एकड़ का कोई अब रोक टोक नहीं होगी, फिर तो 1300 एकड़ और 13,000 एकड़ की बात होगी जैसे कि पूरी दुनिया में खेती होती है। तो ये एक इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है जिस पृष्ठभूमि में आंदोलन चला। ये आपको मैं बता दूं कि हम 26 जनवरी तो बहुत बाद की बात है, लेकिन उसके पहले हम लोगों ने बहुत कोशिश किया। हम लोग तो बॉर्डर के ऊपर रहे,
हमारा ये साफ साफ तौर पे था कि हम तो दिल्ली के अंदर आना चाहते हैं, लेकिन हमारे को क्योंकि सत्ताधीशों ने वहां पर रोक दिया तो हम वहां पर रुक गए। और हम लोगों ने, जब हम आए थे तब लोग कह रहे थे, हमारा तो आने का 2 दिन का कार्यक्रम था हमारा, लेकिन जब लोग आए और फिर मीडिया के लोगों ने पूछा कि भाई ये ट्राली राली में क्या है, उन्होंने कहा कि भाई गेहूं वेहूं है, सब राशन पानी है इसके अंदर, और जो है हम लोग जो है 6 महीने की तैयारी से आए हैं। तो 6 महीने की तैयारी से आए हैं का मतलब ये है कि पंजाब के जत्थेबंदियों को, बाहर के लोगों को इस बात का इल्म नहीं था कि क्या होने वाला है, लेकिन पंजाब के जत्थेबंदियां जिस तरीके से तैयार होकर के आए थे उससे एकदम साफ हो जाता है कि उसको इनका बात का अंदाजा था कि ये 2 दिन का मामला नहीं है, ये लंबा मामला चलेगा। और सबको याद होगा कि जितने इंटरव्यूज उस समय आए सबने एक ही बात कही थी जी कि हम तो 6 महीने के लिए यहाँ पर आ गए। अब वो 6 महीने का राशन पानी जो है वो लगातार चला, अब तो जो है वो 9 महीने से ऊपर हो रहा है, और मुझे लगता है अब 1 आध साल तो मतलब हमारा पूरी जो तैयारी है उसमें 1 आध साल की तैयारी तो अभी पूरी है ही है। और ये भी आपको मैं बता दूं कि हमारी जो तैयारी है वो राशन पानी हमारा जो है एक तरीके का सुरक्षित रखा हुआ है, क्योंकि लोग जो हैं वो इतना सारा लेकर के आते हैं, और कि वहां पर जो लेके आए उन्होंने कहा कि आप इसको रखिए, आपके काम आएगा, अभी हम अपने गांव से ले, आप खाइए इसको, आप पकाइए। तो वो तो अभी स्टोर में पड़ा हुआ है, वो 6 महीने वाला जो था हमारा वो तो अभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ है, वो पड़ा हुआ है। हाँ, एक बात यहाँ पर स्पष्ट करना मैं चाहता हूं कि जो युवा पीढ़ी इस आंदोलन के साथ में जुड़ी थी, जब ये लगातार बैठा के रखा, ये सुनने को तैयार नहीं है, 11 राउंड बातचीत जब चल रही थी और बातचीत से कुछ निकल नहीं रहा था, घिस-पिट करके एक ही बात सरकार कह रही थी कि भाई आप निरस्त करने की बात मत करो, जितने सुझाव बताओगे हम सब कुछ कर लेंगे। और जितने सुझाव उनको हम लोगों ने 18-19 सुझाव ऐसे बताए जिसके ऊपर उन्होंने कहा हाँ ये हमारी गलती है, हम इसको सुधार लेंगे, जिसके अंदर उन्होंने बिजली बिल वापस लेने की बात भी कही थी, जो अब की बार लेकर के वो आ गए, है ना। उन्होंने ये भी कहा था कि एनसीआर वाला जो पर्यावरण को लेकर के जो था, पराली जलाने के ऊपर जो 1 करोड़ का जुर्माना, 5 साल की जो सजा थी, इसको भी किसानों को इससे अलग करने का काम करेंगे। बहुत सारे कमिटमेंट उन्होंने किए, लेकिन बातचीत से जब कुछ निकल ही नहीं रहा था तो नौजवानों के अंदर इस बात को लेकर के बहुत गुस्सा था। उन्होंने कहा कि भाई चलो दिल्ली चलो, लेकिन जो पूरी लीडरशिप थी एसकेएम की, उसके अंदर एकदम साफ था कि हम कोई भी कन्फ्रंटेशन से हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और इसलिए 26 जनवरी का जो हमारा किसान परेड, हमने कहा कि गणतंत्र दिवस हमारा भी है, अगर सरकार परेड निकालती है, अपनी सेना परेड निकालती है, तो हम भी परेड निकाल सकते हैं। हम भी सेना, जय जवान जय किसान होता है तो जवान अंदर कर रहे हैं, जो किसान बाहर कर रहे हैं, तो हम भी परेड में शामिल होंगे। और हमने दिल्ली पुलिस के साथ बातचीत की, उन्होंने एक हमारे को रूट दिया, उस रूट के ऊपर हम चले, लेकिन होम मिनिस्ट्री ने षड्यंत्र किया, वो इस आंदोलन को बदनाम करना चाहते थे। आज तक जितने भी आंदोलन होते हैं उन आंदोलनों को बदनाम करने के लिए इसी किस्म का घटिया काम सरकारें करती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस करती है, वही घटिया काम इन्होंने भी किया। और ऐसी स्थिति वहां पर बना दी कि 26 तारीख को ऐसा माहौल खड़ा कर दिया कि ये लोग तो जो है लाल किले पे कब्जा करना चाहते थे, ये लोगों ने तो निशान साहब का जो है वहां पर ठहराने का काम कर दिया। तो माहौल इतना उन्होंने खराब कर दिया, और उन्हें लगता था कि वो खाली करा लेंगे, मतलब कि जो है बॉर्डर्स को खाली कराने का काम कर लेंगे। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं संयुक्त किसान मोर्चे की लीडरशिप को, जिस समय ये घटना हुई, कुछ लोग जो उनके साथ में फंस गए थे एक षड्यंत्र के अंदर, उन्हें भी शायद समझ में नहीं आया होगा, मैं नहीं कह सकता पक्का इसके बारे में कि जो षड्यंत्र था उसमें जो लोग शामिल हुए वो किस अंडरस्टैंडिंग के साथ में शामिल हुए थे, लेकिन एसकेएम को समझ में आ गया कि कुछ लोगों ने हमसे अलग हट करके जो काम किया है, और हम अपनी बात पर कायम है, हम अपने रूट के ऊपर कायम है, हम अहिंसात्मक तरीके से इस आंदोलन को चलाएंगे। तो जो लोग वहां पर गए थे उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है इस मामले में, संबंध नहीं, ठीक है, वो भी किसान होंगे, वो भी किसान आंदोलन के साथ होंगे, वो भी हमारा समर्थन करते होंगे, लेकिन एसकेएम के फैसले को उन्होंने तोड़ा है। और एसकेएम पहले दिन से, संयुक्त किसान मोर्चा जिस अनुशासन से चल रहा है उससे कोई भी बड़ा नेता भी इससे बचा नहीं है। एक नेता थे
उन्होंने जी पूछनी थी, संयुक्त किसान मोर्चा की जो निर्णय प्रक्रिया, जो नेतृत्व, जो सामूहिक नेतृत्व, उस तरीके से पहले नहीं देखा गया था। जैसे एक एक नेतृत्व नजेंद्र स्वामी का हो, टिकैत जी का हो, शरद जोशी का हो, इस तरीके से एक एक नेतृत्व उभर कर आए थे और उसके पीछे बहुत बड़ी तादाद में लोग थे। अभी तक भी बिल्कुल राजू शेट्टी का देखिए या बच्चू कडू का देखिए, तो ऐसे हमें दिखाई देता है। लेकिन आज जो दिखाई देता है, संयुक्त किसान मोर्चा ने लगातार पहले दिन से सारे जितने संगठन है 550, उनका एक पूरा का पूरा गुट बनकर एक निर्णय प्रक्रिया चलती है। वो कैसे चलती है और उस प्रक्रिया के तहत इतना बड़ा आंदोलन इतने दिनों तक चलाकर एक पूरा देश का ही नहीं, विदेश का भी मीडिया बहुत चकित है और वो समझना चाहते कि ये कैसे हो रहा है, क्योंकि इस आंदोलन को एक बहुत ही अलग नजरिए से लोग देख रहे हैं, जिसको वो मान रहे हैं कि ये एक मानदंड बन गया है या फिर उसको कहा जाएगा तो एक इंडिकेटर बन गया है बाकी अन्य आंदोलनों के लिए कि वो कैसा चलना चाहिए। दूसरा, ये आंदोलन पहले बाकी के सारे आंदोलनों में लोग अपनी थोड़ा सा रोटी लेकर आते थे, कभी कभी भूखे सोते थे। ये पहला आंदोलन है कि लोग बिल्कुल भूखे नहीं है, रास्ते पर के गरीब भी यहाँ खाकर जाते हैं, और आपने खुद भी लिखा भी था और कुछ आपके इंटरव्यूज में आपने कहा भी था। तो ये जो सारे वैशिष्ट्य है इस आंदोलन के, उसके बारे में बताइए कि ये किस तरीके से आज वो है। जैसे आपने बता दिया कि 6 महीने तक का हमारे पास हमने भंडार करके रखा है, लेकिन फिर वहां आने वाले लोग जो है वो इस आंदोलन को समझते हैं कि ये आंदोलन हमको खाना पीना देकर भेजना है। तो ये इसका वैशिष्ट्य रहा है, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा जरूर बताइए, क्योंकि ये मैं बता दूं दर्शकों को कि ये एक डॉक्यूमेंटेशन भी है और डॉक्टर सुनीलम जी बिल्कुल पहले दिन से वहां जुड़े हैं। उनके कुछ ऑब्जर्वेशन है, उनके कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो अगर अकादमिकली भी जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी इसका एक बहुत बड़ा उपयोग होगा, क्योंकि इसके द्वारा वो समझ सकेंगे कि किसान संघर्ष की जो प्रक्रियाएं चली है वो प्रक्रियाएं कैसे चली, और किसान आंदोलन पहले से ही वैचारिक तौर पर मजबूत था, लेकिन उसने इस तरीके से देश में किस तरीके से इस वैचारिकी को मजबूत किया। डॉक्टर सुनीलम। देखिए, एक बात तो ये कहनी है कि जब संयुक्त किसान मोर्चा बना तो इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ में बना कि हम लोगों को मिलकर के काम करना है। हम लोगों ने पहले 7 मेंबर कमेटी, जिसमें AIKCC के 3 सदस्य थे और बाकी 4 सदस्य जो और ताकतवर संगठन थे उनके वो लोग हमारे साथ में थे। लेकिन जब हमको लगा कि हमको इसका और विस्तार करना है तो हमने और 2 सदस्यों को, राकेश टिकैत जी का जो है वो हम लोगों ने तय किया, और राकेश टिकैत जी और जोगेंद्र सिंह उगराहा जी को जोड़ा। साथ में ये 2 लोगों को हमने जोड़ा। इसके पहले हम लोगों ने चढ़ूनी जी को जोड़ा था, राजेवाल जी को जोड़ा था और डल्लेवाल जी को जोड़ा था, और बाकी हमारे साथी यहाँ पर थे। तो हम लोग लगातार जो है वो विस्तार करते जा रहे थे अपना, और 9 मेंबर कमेटी बनी। लेकिन हम लोगों ने ये वाली बात एकदम साफ तौर पे कही कि हम जो कमेटी है वो कुछ निर्णय नहीं कर सकती, वो केवल कोऑर्डिनेशन का काम करेगी। निर्णय जो होगा वो जनता के बीच में होगा, और इसकी सबसे बड़ी खासियत जो है वो यही है इस SKM की, कि इसके सब फैसले लोगों के बीच में होते हैं, किसानों के बीच में होता है। नेता कुछ नहीं तय कर सकता। 9 नेता जरूर हैं, लेकिन वो किस बात के लिए है? जो तय हो जाएगा उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए है, उसका संयोजन करने के लिए है, वो कोई निर्णय लेने के लिए नहीं है। ये बहुत ही स्पष्ट है, ऐसा कभी होता ही नहीं है। आमतौर पर जो सेंट्रल कमेटी बनती है, PAC बनती है, पॉलिट ब्यूरो बनता है, पदाधिकारी बनते हैं, उनके पास में सब अधिकार रहता है ना, सार्वभौमिक जो है उनके पास में ताकत रहती है। लेकिन ऐसी कोई ताकत 9 मेंबर कमेटी को SKM ने यहाँ पर नहीं दी है। वो पूरी ताकत कहां पर है? पंजाब की 32 जत्थेबंदियां हैं, वो चर्चा करेंगी, वहां पर एक निर्णय होगा। हम लोग 250 ऑर्गेनाइजेशन है, वर्किंग ग्रुप है, उसके अंदर जो है हम चर्चा करेंगे, एक निर्णय होगा। उसके बाद में एक सब लोग मिलकर के बैठेंगे, और वहां पर पंजाब के लोग भी अपनी बात रखेंगे, हमारे लोग भी अपनी बातचीत रखेंगे, और जितने लोग आए होंगे, आज तक कभी कोई भी ऐसी जनरल मीटिंग नहीं हुई जिसमें 80 ऑर्गेनाइजेशन आए हों। हर हफ्ते होती है,
है ना। तो जो है वो सब बैठ के जो तय करते हैं, उसके अंदर वो जो 9 मेंबर कमेटी का जो मतलब एक किस्म का बॉस जिसे कहा जाए कि भाई 9 मेंबर कमेटी का लीडर है, तो उसका भी उतना ही अधिकार रहता है जितना साधारण सा जो किसी गांव देहात में किसान संघर्ष समिति चलाता है और वो पहुंच गया, खबर लग गई उसको कि आज कल तो मीटिंग है, वो भी पहुंच गया, तो उसको भी उतना ही सुनना पड़ता है जितना कि राजेवाल जी को या राकेश टिकैत जी को सुना जाएगा। ये इसकी खूबी है। और वहां पर जो भी फैसला होता है वो कंसेंसस से होता है। कंसेंसस का मतलब यह है कि जब तक सब तैयार नहीं होते तब तक फैसला नहीं होता। बहुत सारे फैसले हैं जो बहुत लंबे समय तक, एक एक दो दो तीन तीन महीने तक रुके रहे, नहीं हुए। वो एक तय किया हुआ है, जब तक सबकी सहमति नहीं होगी तब तक मामला बाहर नहीं जाएगा। और यह भी तय है कि कोई आदमी बाहर बोल भी नहीं सकता है, अगर वो बोल देगा तो फिर वो समझ लीजिए कि वो फंस जाएगा। और किसी की अपना, किसी की इंडिपेंडेंस उस तरीके से नहीं है कि जैसे गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी हरियाणा के सबसे बड़े लीडर हैं, सबसे तेज तर्राट लीडर हैं, सबसे ज्यादा फॉलोइंग वाले वो लीडर हैं। लेकिन जब उन्होंने कह दिया कि एसकेएम चुनाव लड़ेगा तो एसकेएम ने तुरंत डिसोन कर दिया कि ये उनका बयान है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और फिर उनको निलंबित किया गया, फिर उनसे को उन्होंने माफी मांगी, फिर उसके बाद में उनको फिर से यथावत रखा गया ससम्मान पूर्वक। मतलब ये है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है कक्का जी, शिव कुमार कक्का जी, उन्होंने आरोप लगा दिए थे, एक नेता के ऊपर आरोप लगा दिए, इतने करोड़ रुपए खाए, इस पार्टी के साथ मिलके, इस सरकार के साथ मिलके ये काम कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो गई, उनको निलंबित किया गया। फिर बाद में जब वो सब चीजों की सब क्लैरिटी हो जाती है तो फिर वापस ले लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि कोई भी नेता किसान संगठनों के ऊपर नहीं है। ये जो सामूहिकता के अंदर है, और ये इन बड़े नेताओं का बड़कपन भी है और मजबूरी भी है ना। बड़कपन चाहे तो मैनिपुलेट कर सकते हैं, वही बड़ा लीडर अगर ये तय कर लें कि हमें को ये 4 काम कराना है तो अपने लोग को वहां पे भेज देंगे, तो 550 किसान संगठनों में तो उनके लोग हैं, वो करवा सकते हैं कोई। लेकिन कोई भी मैनिपुलेशन आज तक, हमारे को 9 महीने से ऊपर हो गया, आज तक हमारे को कोई किसी एक भी लीडर ने हमारी जनरल मीटिंग के अंदर कोई मैनिपुलेशन करने की कोशिश नहीं की है। और यही हमारी एकजुटता का कारण है। सबको मालूम है कि इसका कोर में पंजाब की जत्थेबंदियां हैं। हमें कोई भी निर्णय करना है तो उनकी पहले यस लेनी है, और जो प्रस्ताव उनकी तरफ से आना है उसको सबसे ज्यादा सीरियसली हमको लेना है। इसका मतलब ये ऐसा नहीं है कि मतलब जो है उसके अलावा कोई जो है सुझाव नहीं देगा या उसके अलावा कोई प्रस्ताव नहीं आएगा या वो पंजाब के लोग उसको मानेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोगों ने प्रायोरिटीज एकदम बहुत क्लियर कट हम लोगों ने कर रखी है, और जिसका परिणाम ये है कि जो है मतलब नेतृत्व के अंदर किसी लेवल के ऊपर 11 राउंड बातचीत के बाद में तमाम सारे लोगों को ये लोग कहते रहे कि फलाने नेता का सरकार के साथ में बहुत अच्छा रिश्ता है, पुराना रिश्ता है, उनके साथ रहे हैं और लोगों को जिताने का काम किया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारा एक भी लीडर जो है इधर उधर हमारा नहीं हुआ, और जो भी जिसने इधर उधर रहने की कोशिश की उसको बाहर कर दिया गया। तो इसलिए ये बात तो, एक तो ये सामूहिकता की बात है, दूसरी संसाधनों की बात है। संसाधनों के मामले में पहले दिन से क्लियर है, लंगर व्यवस्था के ऊपर ये पूरा सिस्टम हमारा गांव के आधार पर चल रहा है। पंजाब के हर गांव के अंदर पालियां तय हैं, 15 दिन की और 1 महीने की पाली तय है। किसको जाना है, किस वार्ड से हर परिवार के एक बंदे को जाना है। कभी भाई जाएगा, कभी छोटा भाई जाएगा, बड़ा भाई जाएगा, या बहू जाएगी, या जेठानी जाएगी, देवरानी जाएगी, माँ जाएगी, कौन जाएगा ये वो घर के लोग तय करते हैं, लेकिन भेजना ही है। हर वार्ड के स्तर पर ड्यूटियां बनी हुई हैं। ये ड्यूटी कोई एसकेएम नहीं लगाता है, ये ड्यूटी गांव के अंदर ही लोगों ने बैठ करके अपना रोस्टर बनाने का काम किया है। परफेक्टली काम करता है। मतलब एक ट्रैक्टर वहां से लौट आता है और एक ट्रैक्टर वहां पे पहुंच जाता है, मतलब कहीं इसमें गैप नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि 50 ट्रैक्टर हमारे जो है वापस चले गए और 5 ही लौटे। 50 अगर आए हैं तो 50 जाएंगे भी। क्यों? क्योंकि ये रोस्टर सिस्टम गांव के स्तर पर है, और इसके अंदर ये है कि इससे कोई बाहर नहीं जा सकता। अगर इससे कोई बाहर जाने की कोशिश करेगा तो उसका सामाजिक बहिष्कार है। ये बात एकदम साफ है। पैसे का भी एकदम मामला तय है। हर परिवार के पीछे क्या क्या, किसको क्या मदद करनी है, वो भी गांव के अंदर लोग तय करते हैं, कोई बाहर से तय नहीं होता। एसकेएम ने किस गांव से कौन व्यक्ति क्या देगा ये आज तक तय नहीं किया है। ये है वो उनको जो मालूम रहता है कि गांव के अंदर क्या एक उनकी एवरेज इनकम है और कितना लोग दे सकते हैं, करते हैं। लेकिन एक तरीके का कंपटीशन काम कर रहा है।
पूरे आंदोलन के अंदर कि अच्छा ठीक है, कल आपने सब्जी भिजवाई है तो हम यहाँ पर फल भिजवाएंगे, आपने फल भिजवाया है तो हम हलवा भिजवाएंगे, आपने हलवा भिजवाया है तो हम खोआ भिजवाएंगे, आपने खोआ भिजवाया है तो हम मिठाई भिजवाएंगे। तो गांव के बीच में इस तरीके का कंपटीशन जो है वो एक चलता रहता है, लेकिन वो सब इस आंदोलन को मजबूती देने के लिए है। और जितनी बार विघ्न बाधा पैदा करने की कोशिश की है, उतनी बार हमारा आंदोलन बहुत ही मजबूत होकर के उभरा है। करनाल इसका सबसे बड़ा है। अगर आपने हमारे एक किसान की जान ली है तो अब हम छोड़ेंगे नहीं। राकेश टिकैत ने एकदम साफ तौर पर कह दिया कि भाई इतने मोर्चे लगे, एक और मोर्चा चलेगा। तो लोगों की तो हमारे पास संख्या की कमी है नहीं, हमारे पास में खाना खिलाने वालों की कमी नहीं है, हमारे पास में खाना देने वालों की कमी नहीं है। तो किस बात की कमी है भाई? आप यहाँ चाहते हो कि यहाँ चले तो हम यहाँ चलेंगे। अब आप अपना सेक्रेटरिएट चला लो, कहाँ चलाओगे? सेक्रेटरिएट अंदर तो नहीं चल पाएगा, अब तो कोई आदमी फिर अलाउड ही नहीं होगा आना जाने का, तो फिर आपका पूरी सरकारी ठप हो जाएगी। तो बहुत सारी बातें हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जितनी बार सरकार ने कोशिश की, सरकार ने पहले खालिस्तानी भी कहा, सरकार ने विदेशी फंडिंग आती है ये भी आरोप लगाया, सरकार ने दबाव डाला, उसके बाद में एनआईए के नोटिस भी हुए। एनआईए तो सबसे प्रीमियर एजेंसी है, उसने नोटिस देने का काम किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, चलता चला जाता है। एक बात मुझे पूछनी थी, यही हमारी बात है कि महिलाओं का जिस तरीके से इसमें उनकी शिरकत हुई और महिला किसानों को लेकर बात तो चल रही थी, लगातार बातें महिलाएं बोल भी रही थी बहुत सारे उस तरीके से। जब विमेंस मूवमेंट शुरू हुई, स्त्रियों का आंदोलन, तब उन्होंने महिला किसान कैसे ये बताने की कोशिश की। पर्यावरण आंदोलन में महिलाएं रही, लेकिन पहला ये आंदोलन ऐसा है कि जहाँ महिला किसान दृष्टि में आ रही है। पहली बार महिला किसान रास्ते पर है, ट्रैक्टर भी चला रही है और अपने एक बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने, जब आपने वो किसान संसद लगाई थी तब महिला संसद भी लगाई। तो इसके असर भी क्या आपको दिखाई देते हैं? क्योंकि लोग कहते हैं कि आंदोलनों में हमेशा महिलाएं घर में रहती है और फिर आदमी रह जाते हैं, और आदमी बॉर्डर पर या आदमी आंदोलनों में आते हैं, मोर्चे में आते हैं, फिर महिलाओं का कोई उसमें पार्टिसिपेशन नहीं होता है। लेकिन ये बात किस तरीके से बनी और इसको किस तरीके से आज मजबूती भी मिली? देखिए, एक तो बात यह है कि ये कहीं से ऊपर से थोपा हुआ मामला नहीं है। आमतौर पर जो होता है ना कि इतना % देना पड़ेगा, इतने लोगों को लीडर बनाना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। ये पूरा का पूरा परिवार शामिल है। असल में इस मूवमेंट की खूबी ये है कि इसके अंदर बाप भी लगा हुआ है, बेटा लगा हुआ है, ससुर लगा है, बहू लगी है, सभी लोग लगे हैं पूरे परिवार के। तो जब पूरा परिवार लगा है तो एक परिवार का वहां पर वातावरण है। तो जब परिवार का वातावरण होता है तो फिर किसी को अपनी बहन को, बेटी को, माँ को, पत्नी को सामने लाने में कोई दिक्कत नहीं होती। जहां पर सामाजिक असुरक्षा काम करती है वहां पर महिलाएं भी पीछे रहती हैं, लेकिन वहां पर कोई किसी स्तर के ऊपर असुरक्षा का सवाल ही नहीं होता और एक बहुत जबरदस्त तरीके से वहां पर जो है लोग ये करते हैं। तो इस कारण से वहां पर महिलाओं की भागीदारी जो है वो लगातार चल, और ये भागीदारी जो है हम लोगों ने जो चलाने का काम किया है, वो भागीदारी तो उसके पहले ही जब अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति का हम लोगों ने जब कार्यक्रम किया था तो उसके अंदर हमने महिलाओं की संसद अलग से लगाने का काम हमने किया था। और जो है उसके अंदर मेधा पाटकर जी उसकी स्पीकर थी और पूरा हमें महिलाओं को पूरा उसके अंदर स्थान दिया था। तो इसलिए ये तो लगातार AIKSCC के अंदर आपको मालूम है कि देश के सभी लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके अंदर सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सभी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर महिला लीडरशिप है, जो है उसका हिस्सा मकाम भी है जो महिलाओं का महिला मंच चलाता है और इस तरीके का नेतृत्व है। अगर हमारा AIKSCC है उसके वर्किंग ग्रुप के अंदर मेधा पाटकर जी भी हैं, प्रतिभा शिंदे जी भी हैं, कविता कुरगंटी भी हैं, और ये तीनों महिलाएं जो हैं वो लगातार जो है अपना एसर्ट भी लगातार करती है। और सभी लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और सभी राज्यों के अंदर हैं और वहां पर तो कंधे से कंधा मिला करके लड़ने वाले लोग हैं। पंजाब के अंदर महिला पुरुष मिलके साथ साथ काम करता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जब किसान संसद प्लान की तो 2 दिन जो है महिला किसानों के लिए भी रखा और
आप देखिए महिला किसानों के लिए अन्न रखा तो लोग क्या बाहर की उम्मीद करेंगे? बाहर के लोग तो यही उम्मीद करेंगे ना कि भाई जो है ये केवल किसानी की बात करेंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई आरक्षण में मिलना चाहिए पूरा विधानसभा लोकसभा के अंदर, है ना? तो लेकिन उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं हुई। वहां पर ये नहीं कहा गया कि भाई आप तो यहाँ पर किसानी की बात करने के लिए आप आए थे, तो उन्होंने कहा कि हम 3 प्रस्तावों को हम निरस्त करने का जो निर्णय है हम उसके साथ में है, लेकिन हमारे को जो है आरक्षण की बात हमारे को करनी पड़ेगी, हम उसके पक्ष के अंदर है। उन्होंने कहा कि भाई केवल टोकन रिप्रेजेंटेशन से काम नहीं चलेगा, हमारे को जो है अगर ये करना है तो हमको जो है पूरे तरीके से ये भी करना पड़ेगा, आपको जो है हमारे को भागीदारी आपको देनी पड़ेगी, रिप्रेजेंटेशन अकेले से काम नहीं चलेगा। फिर इस तरीके की घटना अगर हो गई, मैंने ये भी सुना कि महिलाओं की जो हो गई साथ में उसको लेकर के, घटना को लेकर के महिलाओं की एक समिति बनाने का काम किया गया। वो समिति की बाकायदा रिपोर्ट आई, पूरे एसकेएम की 9 मेंबर कमेटी बैठी, उस मीटिंग के अंदर मैं था, बहुत विस्तार से बात हुई। हर जगह पर महिलाओं की सुरक्षा की समितियां हर बॉर्डर के ऊपर बनाने का काम किया गया, कार्यकर्ताओं को सेंसिटाइज करने का काम किया गया। तो एक जो जेंडर इश्यूज के ऊपर जो काम होना चाहिए इस आंदोलन के अंदर लगातार चल रहा है, लेकिन बहुत सारा काम होना अभी है, क्योंकि ये भारतीय समाज है, पुरुष प्रधान समाज है, खेतीहर समाज भी पुरुष प्रधान समाज है, तो उसके अंदर बहुत सारे बॉटलनेक्स हैं, बहुत सारे जो है उसमें हैं मतलब इश्यूज हैं, लेकिन उन सबको सॉर्ट आउट करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो नेतृत्व है वो एकदम स्पष्ट है। हमारे यहाँ पर अगर राष्ट्रीय सम्मेलन होता है तो राष्ट्रीय सम्मेलन के अंदर भी महिलाएं बोलती हैं। हमारे यहाँ पर अगर 55 महिलाएं अगर जो है अभी महापंचायत हुई मुजफ्फरनगर की 5 तारीख की ऐतिहासिक महासलाह किसानों की, तो उसके अंदर 12 महिलाओं ने भी वहां पर उद्बोधन देने का काम किया। तो मेरा मतलब ये है कि लगातार ये कोशिश है कि महिलाओं की भागीदारी भी रहे और महिलाओं का जो है पार्टिसिपेशन आंदोलन के अंदर लगातार बढ़ता चला जाए। इसके लिए संयुक्त किसान मोर्चा सजग है, लेकिन किसान संगठनों के अंदर ही क्योंकि भागीदारी कम रही है, तो उस भागीदारी को बढ़ाने का काम भी जो है वो धीरे धीरे किया जा रहा है। ये आप फोन लीजिए, तब तक मैं दर्शकों से बात कर लूं 2 मिनट में। ये बहुत जरूरी है समझना कि महिला किसानों को जिस तरीके से लोगों ने तो देखा था कि हमेशा हमने देखा है कि किसान महिलाएं हैं, लेकिन महिला किसान करके एक यूनिट करके कभी उनको पहचान नहीं दी गई थी। उस पहचान को किसान आंदोलन ने, किसान संघर्ष ने बहुत ही मद्देनजर रखते हुए ये पहचान दी। ऐसा भी हुआ था कि कुछ किसान आंदोलन में, जैसे शेतकरी संगठन जब बना तब लक्ष्मी मुक्ति, सीता शेती, इस तरीके की योजनाएं बनी थी और पार्टनरशिप में महिलाओं को जमीन पर अधिकार देने की बात भी चली थी। बोधगया का जब आंदोलन हुआ भूमि संघर्ष, तब भी 80 के दशक में महिलाओं के जमीन पर अधिकार की मांग थी। लेकिन जब हमने किसान आंदोलन में देखा और महिलाओं से बातचीत करने की शुरुआत की, तब महिलाओं ने कहा कि इसकी बात तो हम करेंगे ही, लेकिन संघर्ष में भी हम बराबरी से हैं, हम नेतृत्व में रहेंगे और हम निर्णय प्रक्रिया में भी उसी तरीके से अधिकार चाहते हैं। अब बात आती है रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन की तो मांग की ही। मैंने सुभाषिनी अली जी का भी वक्तव्य सुना, जिसमें महिला किसान संसद में उन्होंने बात की थी। जगमती जी थी और एनी जी थी, और जैसे कि मेधा जी, प्रतिभा जी और बाकी अन्य बहुत सारी महिलाएं इसमें थी। और उन्होंने कहा कि हम अभी किसान महिलाओं को नहीं कहेंगे कि वो साधारण महिलाएं हैं, क्योंकि उन्होंने हम लोगों को जिस तरीके से एक आवाज दी है, वो उनकी आवाज है, वो उनका प्रतिनिधित्व है और वो आने चाहिए। जैसे कि अमरजीत कौर ने मजदूर और किसान महिलाओं को जोड़ने की भी कोशिश की। तो ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा रहा कि महिलाओं की सुरक्षा भी आंदोलनों में कैसे हो और महिलाओं के इश्यूज भी कैसे हो, जिसको जाकर डॉक्टर सुनीलम जी ने हमारे सामने बात रखी है। अब अगला हिस्सा आता है, वो है शहीदों का। लगातार इस आंदोलन में पुरुष भी और महिलाएं भी शहीद हुई है, और इन शहीदों को लेकर आपने डॉक्टर सुनीलम जी काफी सारा माहौल तैयार किया, मिट्टी यात्रा भी निकाली, अलग अलग गांवों में गए, और आज पूरे देश में आप लोगों ने एक माहौल तैयार किया है। वो केवल संयुक्त किसान मोर्चा ने नहीं, तो ऑल इंडिया किसान संघर्ष समिति ने भी किया है, और अन्य जितने भी किसानों के गुट है, फिर योगेंद्र यादव जी हो या बाकी भी जैसे कि टिकैत जी हो,
और टिकैत जी ने तो एक बहुत बड़ा नारा दिया, उसको लेकर भी मेरा ध्यान मैं आकर्षित करती हूँ। मुझे लगता है वो तीसरा बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, जबकि यूपी के इलेक्शंस आ रहे हैं और उस समय उत्तराखंड और यूपी में इस तरीके का अगर ऐलान जाता है कि अल्लाह अकबर और हर हर महादेव भी एक साथ चलेगा, तो एक तरफ लिंग भाव विषमता की बात को लेकर बात हुई, सावित्रीबाई फुले या ज्योतिबा फुले को लेकर जातीय विषमता के खिलाफ की बात भी किसान आंदोलन ने की, और अब हिंदू मुस्लिम एकता की बात भी टिकैत जी के और आपके सारे जो आज यानी हम देखते हैं मुजफ्फरनगर जाने वाले सारे जो लोग थे वो बोले सो निहाल भी कह रहे थे और हर हर महादेव भी कह रहे थे और अल्लाह अकबर भी कह रहे थे, और सब लोग हम साथ में हैं इसका एक ऐलान कर रहे थे। जबकि मुजफ्फरनगर ये पूरा टापू इसलिए जाना जाता है कि यहाँ सबसे ज्यादा दंगे भी हुए हैं। तो उसको लेकर आज संयुक्त किसान मोर्चा ने और आपके किसान संघर्ष आंदोलन ने एक बहुत अलग तरीके का एक कहेंगे आदर्श ही कहेंगे तैयार करने की बात की है। क्या आपको लगता है कि उस तरीके से ये लोग जो ध्रुवीकरण कर रहे हैं उस ताकतों को ये दूसरी आजादी वाली लड़ाई टक्कर देगी? डॉक्टर सुनीलम जी। एक तो बात यह है कि जो किसान संगठन है उनकी जो पूरी हैं वो सेकुलर पृष्ठभूमि है, कोई भी कम्युनल पॉलिटिक्स करने वाला किसान संगठन नहीं है। ये जो 550 किसान संगठन है ये कोई संघ के साथ में जुड़ा हुआ संगठन नहीं है, भाजपा के साथ में जुड़ा हुआ संगठन नहीं है, किसी भी हिंदू या मुस्लिम या किसी भी दूसरी धार्मिक किसी उसके साथ में जुड़े हुए लोग नहीं है। किसान मूल तौर पे धार्मिक होता है, ये सर्वविदित है। वो बहुत पूजा पाठ में भी उसकी रुचि रहती है, ये भी एकदम ठीक बात है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके का एक जो है सिखों ने जो कुछ करके दिखाया है, उन्होंने जिस तरीके की लंगर सेवा की है, उन्होंने ये बताया कि बॉर्डर के ऊपर किसी भी जाति किसी भी धर्म का व्यक्ति 24 घंटे कभी भी आ जाए तो उसकी सेवा करने के लिए वो तैयार हैं। तो एक तो ये बैकग्राउंड है जिस बैकग्राउंड के अंदर जो काम चला, और उसका ये भी परिणाम निकला कि चाहे वो हरियाणा से हो, चाहे वो राजस्थान के हों, चाहे वो यूपी के हों या पंजाब के हों, तमाम सारे ऐसे जो मुस्लिम गांव हैं, अगर जाटों के गांव का या सिखों के गांव का या हिंदुओं के गांव का अगर जो है टेंट लगा हुआ है तो मुस्लिम गांव के भी टेंट लगे हुए हैं। अगर लंगर इनके चल रहे हैं तो उनके भी लंगर चलाने का काम हो रहा है। आपने खुद जब आप गई थी तो आपने शाहजहाँपुर के बॉर्डर के ऊपर आपने इसको देखा था कि वहां पर सबसे ज्यादा जो मतलब पॉपुलर जो स्टॉल था वो वहाँ पे जो मुस्लिम्स थे उन्हीं का था। और यहाँ पर भी मैंने देखा कि जो सबसे ज्यादा बढ़िया, मेरे को खुद भाषा सिंह जी ने कहा कि आप जो है यहाँ तो 200-500 लंगर चल रहे हैं, किधर खाए हैं आप? वहाँ जहाँ पर वो सिसौली के जो मुस्लिम्स ने लगाया वहाँ खाइएगा, सबसे ज्यादा टेस्टी वहां पर खाना है। मेरा मतलब ये है कि जो है लोगों ने धर्म से ऊपर उठ करके इस आंदोलन में भागीदारी की है, और इस आंदोलन का जो नेतृत्व है, जो इसके संगठन करता है, उनके दिमाग में एकदम साफ साफ है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो लोगों को बांटने का काम करना चाहती है और हम लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। और जो कुछ भी वेस्टर्न यूपी के अंदर मुजफ्फरनगर के अंदर दंगे हुए, उसी दंगों के बाद में वो दंगे भाजपा और जो उस तरीके के लोग थे, जो कट्टरवादी संगठनों के लोग थे, उनके द्वारा कराए गए। और उसके कराएगा का मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी सरकार ने केस वापस ले लिए, दंगों के केस जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए हों। अगर कोई सरकार वापस लेती है तो किसके लेती है? अपने लोगों के लेगी ना। तो वो अपने लोग जो हैं वो ही उन्हीं को निकाला है ना भारतीय जनता पार्टी ने, योगी सरकार ने। तो एकदम साफ हो गया कि किसने दंगे कराए थे। अगर कोई आदमी इस पे तर्क करना चाहे, क्योंकि अब उन्होंने खुद ने केस वापस लिए हैं, तो इससे ये बात एकदम साबित हो गई। लेकिन बात को वहां पर जो कुछ हुआ, वहां के संगठनों ने इस गलती को भी स्वीकार किया। वहां पर उन्होंने कहा कि हम इस गलती को सुधारेंगे। और राकेश टिकैत जी ने मुजफ्फरनगर की महापंचायत में कहा कि किसान दंगा नहीं होने देगा।
वो तोड़ते जाएंगे, हम जोड़ते जाएंगे, ये हमारा काम है। जो चौधरी चरण सिंह जी की जो विरासत है, जो सर छोटू राम की विरासत है, जो विरासत महेंद्र सिंह टिकैत की है, उसमें दोनों लोग एक साथ चले हैं। और तब उन्होंने ये कहा कि अल्लाह अकबर के साथ साथ हर हर महादेव भी चलेगा। और एक पोर्शन लेकर के, अल्लाह अकबर का पोर्शन लेकर के, जो संघी मीडिया था, गोदी मीडिया था, उसने ये प्रचारित किया कि देखिए अब आ गए अल्लाह अकबर वाले, अब आप जो है इनको और बढ़ावा दीजिए, है ना। तो उसके अंदर भी उन्होंने मतलब एक सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ज्यादा चल नहीं पाता, क्योंकि वहां पे 10 लाख लोग थे जो सुन रहे थे और उसकी क्लिप थी। और क्लिप के अंदर तो फिर सब लोगों ने देखा कि दोनों नारे उन्होंने साथ साथ लगाने का काम किया था। और मैं तो दूसरी बात भी कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर अल्लाह अकबर कोई नारा लगा दिया किसी ने, तो वो पाप हो गया क्या? वो कोई जुल्म हो गया क्या? अगर कोई अल्लाह बोल रहा है, अल्लाह अकबर अगर बोल रहा है, कोई इबादत कर रहा है, तो वो इस देश में पाप है क्या, या पूरी दुनिया के अंदर पाप है क्या? कौन सा कानून है जो उसे रोकता है नारा लगाने से, है ना? कौन सा सुप्रीम कोर्ट है, कौन सी आईपीसी है जो उसको रोकता है? लेकिन खैर, लोगों का दिमाग में निकालिए, कुछ मीडिया चैनल्स काम करते हैं। तो खैर ये एक बहुत ही मतलब इस आंदोलन की बहुत बड़ा ये योगदान है कि इसने जाति गुजर और मीना के बीच के अंदर जो एक किस्म का विवाद था राजस्थान में, उसको भी खत्म किया। जाट और नॉन जाट के बीच का जो विवाद हरियाणा के अंदर था या वेस्टर्न यूपी के अंदर जो हिंदू मुस्लिम का था, उस सबको इसने एक साथ कर दिया है। और यहाँ पर तो आपको मालूम है कि 26 जो अभी जो घटना घटी थी, 26 तारीख की जो घटना घटी थी, उस समय तो जब उन्होंने कहा कि भाई मेरे को तो पानी चाहिए, आप पानी गांव से को दो, राकेश टिकैत ने जब बोला, तो गांव गांव के लोग जो है एक एक गांव से 36-36 कलश लेकर के महिलाएं वहां से आई और उन्होंने कहा कि सभी जातियों के लोग हैं वो इस दलित घरों से पहले कलश आए थे। ये बहुत बड़ी बात थी ना, कि सब घरों से आए थे, किसी भी जाति का इंसान नहीं छूटा था। ये बहुत, हाँ आप कंटिन्यू कीजिए, लेकिन मुझे वो याद आया तो मैंने उसमें जोड़ दिया। हाँ जी। और जो है शहीदों की बात जो है, वो तो ये पूरा आंदोलन ही जो है मंदसौर के शहीदों की शहादत के बाद ही उन्हें न्याय दिलाने के लिए ही अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति बनी। और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने संयुक्त किसान मोर्चे का गठन किया। तो इसकी जो बुनियाद है वो तो शहीदों की प्रेरणा से ही खड़ी हुई है। हमारा जो आंदोलन है किसान संघर्ष समिति जो है, जो एनएपीएम का हिस्सा है, जो संयुक्त किसान मोर्चे का हिस्सा है या एकेसीसी का हिस्सा है, तो मुल्ताई के 24 किसान शहीद जो है वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। और इसी तरीके से फ्रीडम मूवमेंट के अंदर जिन किसानों ने लड़ाई लड़ी, जमींदारी प्रथा के खिलाफ लड़ते हुए भी बहुत तमाम किसान शहीद हुए, अंग्रेजों से लड़ते हुए भी तमाम किसान शहीद हुए। तो शहादत जो है इसका एक हिस्सा रहा है किसान आंदोलन का। और इसीलिए जो है शहीद हमारे 600 से ज्यादा शहीद हुए हैं। हम लोगों ने मिट्टी सत्याग्रह एक किया, उस मिट्टी सत्याग्रह के अंदर आप भी उसमें शामिल थे। आपको मालूम है सभी बॉर्डर्स के ऊपर जो है हम लोगों ने शहीद स्तंभ बनाने का काम किया है। हम चाहते हैं कि वो शहीद स्तंभ जो है स्थायी तौर पर बने। आगे जब कभी ऐसी परिस्थिति बनेगी तो मुझे तो ऐसा कहना है, और जो भी जो एक दर्शक देख रहे हैं, मेरा तो उनसे कहना है कि इस आंदोलन के शहीदों का स्तंभ तो इस देश के हर गांव के अंदर बनना ही चाहिए। 600 शहीद किसी एक मूवमेंट में कभी नहीं हुए हैं फ्रीडम मूवमेंट के अलावा, और इसीलिए इसे दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन, सबसे लंबा आंदोलन, अहिंसक आंदोलन, सत्याग्रह से के साथ में चलने वाला आंदोलन कहा गया है। तो मेरा एक ये मानिए ख्वाब है, ये सपना है कि इस देश के हर गांव के अंदर 600 शहीद किसान, या जब तक ये आंदोलन चलेगा, अभी तो 601 माह तो सुशील काजल भी हो गए, ऐसे जो भी शहीद होंगे उनकी यादगार जो है इस देश के हर गांव के अंदर रहे, ताकि जो किसान है उसको, उसके आने वाली पीढ़ियों को ये मालूम रहे कि किसानी को बचाने के लिए, गांव को बचाने के लिए, किसानों को न्याय दिलाने के लिए हमारे पुरखों ने शहादत देने का काम किया था। क्यों किया था? क्योंकि एक ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तो उसने 23 जून को 1757 के अंदर सिराजुद्दौला का, जो बंगाल का नवाब था, उस पर हमला करके बंगाल पे कब्जा किया था। और उसके बाद में वो पूरे देश के अंदर वो कब्जा उनका कायम रहा। 15 अगस्त 1947 को खत्म हुआ। तो अब जब मोदी सरकार अडानी और अंबानी का कंपनी राज इस देश में स्थापित करना चाहती है, तो ये एक किस्म की एक नई आजादी की लड़ाई ये किसानों के द्वारा लड़ी जा रही है। इस देश के अंदर कॉरपोरेट को पूरा का पूरा पब्लिक सेक्टर सौंप दिया जाए, सब कुछ का निजीकरण कर दिया जाए। जो व्यक्ति ये कहते हुए आया था कि मैं कुछ नहीं बिकने दूंगा,
और वो व्यक्ति आज सब कुछ बेच दूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, रेल भी बेचूंगा, एयरपोर्ट भी बेचूंगा, बंदरगाह भी बेचूंगा, LIC भी बेचूंगा, बैंक भी बेचूंगा, सड़कें भी बेच दूंगा, मोनेटाइजेशन के नाम पर 6 लाख करोड़ की सार्वजनिक संपत्ति में बेच दूंगा, तो वो व्यक्ति को हाथ तो किसी को पकड़ना पड़ेगा, किसी को तो उसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये देश तो 137 करोड़ जनता का है। ये किसी नेता का, किसी पार्टी का, किसी एक विचार के लोगों का ये देश नहीं है। और ये काम, इसकी अगुवाई किसान कर रहा है और उसके साथ में मजदूर है। और ये बात आपको दिखलाई पड़ेगी 27 सितंबर को जब भारत बंद होगा, तो आपको जिस तरीके से 10 लाख किसानों की महापंचायत को लोगों ने कहा कि अब तक का सबसे बड़ी महापंचायत थी, इस आंदोलन को लोगों ने कहा कि अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन था, बात कह सकता हूं कि 27 सितंबर के बाद लोगों को कहना पड़ेगा कि आजादी के बाद जितने भी बंद हुए उसमें ये सबसे इफेक्टिव बंद था। अब तक जो बंद हुए उनसे ज्यादा ये बंद प्रभावशाली होगा, क्योंकि समाज के सभी तबकों को हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है, संयुक्त किसान मोर्चे ने अपनी समन्वय समिति जिले स्तर के ऊपर गठित करने का प्रयास किया है। अभी तक हम लोग अपने अपने संगठनों से काम कर रहे थे, जिलों के अंदर भी जो भी कॉल जाता था सब लोग मिलकर के करते थे, लेकिन कोई समन्वय समिति गठित नहीं हुई थी। जब हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ उसमें हम लोगों ने तय किया कि संयुक्त किसान मोर्चे की समितियां हर जिले में बनाई जाएंगी, हर राज्य में बनाई जाएंगी, राज्यों में लगभग बनना चालू हो गई हैं। जिले स्तर के ऊपर भी मेरे पास में खबर आती है, रीवा में बन गई है, सिवनी में बन गई है, बहुत सारी जगहों पर, मध्य प्रदेश में, क्या पूरे देश के अंदर बनना का काम चालू हो गया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत इफेक्टिव एक सवाल सवाल है कि दमन का खतरा तो बढ़ रहा है। दमन तो जिस तरीके से हम अभी आपने जो जिक्र किया, जिस तरीके से उन्होंने एक कातिलाना हमला किया, इतना खून बहा, और अभी शहीद होना, ऐसे भी शहीद होना शुरू हो गया है कि सरकार बिल्कुल बिना परवाह करते हुए ऑर्डर दे रही है। हमें दिखाई दिया कि एक प्रशासकीय अधिकारी, पुलिस अधिकारी कहता है कि इनके सिर फोड़ो। तो इस तरीके के दमन सत्र भी चलाए जाएंगे। अब जो एक जोश भरा है, उस जोश को तोड़ने के लिए भी बहुत सारे कारनामे भी किए जाएंगे, क्योंकि ये सचमुच एक बहुत बड़ा लोगों के सामने ये है, जैसे कि ग्रेटा थनबर्ग ने भी लिखा, या फिर बहुत सारे लोग जो विदेशी पत्रकार है वो भी लिख रहे हैं। तो इसको लेकर आपका क्या कहना है कि दमन का सत्र चल रहा है, किसान आंदोलनों से भी कितने सारे पत्रकारों को उठाया गया था, कितनी महिलाओं को उठाया गया था, और दूसरी तरफ एक पूरे अभिव्यक्ति की आजादी को खतरे हैं। तो इन दोनों का किस तरीके से समन्वय आप देखते हो, जहां की 52 लोग हमारे आंदोलनों के अलग अलग आवाजें कैद है, और दूसरी तरफ किसान आंदोलन में भी जो आवाजें थी उनको भी कैद करने की कोशिशें हुई। शाहीन बाग के बाद ये बहुत बड़ा आंदोलन चला, तो क्या इस तरीके के शाहीन बाग जैसे आंदोलनों को भी फिर से एक बार हवा मिलेगी, दलित बहुजनों के आंदोलनों को भी हवा मिलेगी? कैसे आप इसका चित्र देखते हैं? क्योंकि किसान आंदोलन ने बहुत सारे जो आंदोलन फिर से निरस्त किए गए थे उनमें भी जान फूंकी है, ऐसा कहा जाता है। तो आपका क्या नजरिया है उस तरीके से, उस दिशा में कैसे कदम बढ़ेंगे? देखिए, बहुत बड़ा प्रश्न है और इसका जवाब भी बहुत ज्यादा होगा, इसलिए समय अभी नहीं है। मुझको एक दूसरे कार्यक्रम के साथ में जुड़ना है स्काइप के ऊपर, इसलिए मैं पूरी बात का जवाब नहीं दे पाऊंगा। लेकिन यह है कि दमन जो है लगातार चल रहा है। अभी तक अकेले हरियाणा के अंदर 40,000 जो थानों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं, 155 FIR दर्ज हुई हैं। कई लोगों को राष्ट्रद्रोह के केस के अंदर भी फंसाया गया है। NIA ने तमाम लोगों को नोटिस दिए हैं। पंजाब के अंदर हम लोगों ने अल्टीमेटम दे दिया है, आज तक की तारीख थी, आज तक का अल्टीमेटम दिया है कि जितने फर्जी मुकदमे पंजाब सरकार ने लगाए हैं इन सबको रद्द करने का काम करे। उसी तरीके से अभी हमारी करनाल के अंदर लड़ाई वहां पर चल रही है। अभी आज की तारीख में इस समय वहां पर किसानों की सरकार के साथ में बातचीत जारी है, लेकिन सरकार के ऊपर लगातार दबाव पड़ रहा है। जो लोग इस शो को देख रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि जो लोग यार अपनी जगह पे खड़ी हुई है, सरकार अपनी जगह पे खड़ी नहीं है, लगातार पीछे हट रही है। एक ऐसा आप सोचिए, दुनिया में आपने कहीं पर ऐसा सुना है क्या कि कोई संसद ने कानून पारित कर दिया और वो लागू नहीं हो पाया हो? और वो क्यों लागू नहीं हो पाया? क्योंकि जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगाई हुई है। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि सरकार ने, जिसने वो कानून बनाया, उसी ने उसको 18 महीने के लिए स्थगित करने का काम किया हुआ है। तो ऐसा कभी हुआ नहीं है। और हम लोगों ने जब पंजाब के अंदर अभी 4 दिन की लड़ाई लड़ी गन्ने के रेट को बढ़ाने की, तो हम लोगों ने 350 करोड़ रुपया, 50 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा करके पंजाब के किसानों को दिलवाने का काम कर दिया। अब ये लड़ाई हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर लड़ने के लिए जा रहे हैं। आज ही सरकार ने MSP बढ़ाने की घोषणा फिर से की है ना। लेकिन
लेकिन हमने उसको निकाल दिया तुरंत। अभी प्रेस नोट जारी हुआ, उससे पता चलेगा कि रबी की फसल के एक्चुअल दाम, मतलब कि जो जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, जिस तरीके से इनपुट कॉस्ट बढ़ा है, डीजल का दाम बढ़ा है, वो सबके उसमें एक्चुअल कॉस्ट 4% कम हुई है ना। जैसे 960 रुपया जो है वो सरकार गेहूं का जो देती है, बताती है ना कॉस्ट, और आता है 1450 रुपया आता है। तो जो एक्चुअल कैलकुलेशन है वही सरकार गड़बड़ कर रही है और लोगों को झांसा देती है ना। उन्होंने जो बढ़ोतरी की, पिछली बार जो एमएसपी की बढ़ोतरी की थी वो 3 से 4% की थी और महंगाई बढ़ी थी 40%। तो ये जो पूरा फ्रॉड है या जो फर्जीवाड़ा है सरकार का, या जो आंकड़ों की जगलरी है, ये संयुक्त किसान मोर्चे के अंदर बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, बहुत बड़े बड़े कृषि वैज्ञानिक हैं, अर्थशास्त्री हैं, वो सब तुरंत तुरंत उसको जो है उसको डिसाइड कर देते हैं, बाइफरकेट कर देते हैं, लोगों के सामने उसका पोस्टमार्टम करके रख देते हैं। इसलिए ये सरकार तमाम किस्म से जो दमन करने का काम कर रही है, वो चाहे कितना भी करती रहे, वो जो है दमन काम आने वाला नहीं है। और हम लोग तो हर दमन के खिलाफ में बोलते रहे हैं। भीमा कोरेगांव के अंदर अगर 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया तब भी हम बोले, जब दिल्ली दंगों के अंदर लोगों को फर्जी फंसाया गया हम तब भी बोले, हमने जब अखिल गोगोई को 18 महीने तक जेल में रखा गया हम तब भी बोले। तो हम तो लगातार मानव अधिकारों के सवालों के ऊपर लगातार बोलते हैं। नारा है जो राकेश टिकैत जी ने जो बात कही थी कि अब तो लड़ाई संविधान बचाने की और देश को बचाने की लड़ाई है। तो संविधान बचेगा तभी लोकतंत्र बचेगा। तो इस लड़ाई को लड़ने का काम भी एसकेएम कर रहा है। तो बहुत व्यापक फलक के ऊपर एसकेएम काम कर रहा है। ये केवल कोई स्वार्थ की लड़ाई कि किसान है तो केवल अपने कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं या अपने एमएसपी पाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लीडरशिप के सामने रोड मैप एकदम साफ है। हम 22 के अंदर योगी को हराएंगे, योगी की सरकार को हटाएंगे और उसके बाद में 24 के अंदर मोदी सरकार का काम करेंगे। मैं ये बात कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, ये कोई रहस्योद्घाटन नहीं है। आप अगर जिस तारीख को 25 नवंबर को जब पंजाब के किसान सिंघू बॉर्डर के ऊपर पहुंचे थे 26 तारीख की सुबह, उस समय जितने इंटरव्यूज आए थे और सब चैनल वालों ने पूछा कि भाई आप यहाँ पर कैसे आए, क्या करने के लिए आए। उन्होंने कहा कि जी हम तो मुगलों से लड़े थे, हमारे पुरखे, हमने मुगलों को भगाया, हमने अंग्रेजों को भगाया, इंदिरा गांधी हमारे चक्कर में पड़ी तो उसको भी हमने हटाया, और अब जो है ये यहाँ का ये जो पॉलिटिकल कोरोना है लगाएंगे, कोरोना का तो हटा ही देंगे। तो आपने देखा कि पूरे देश के अंदर केवल ऐसे जो है बॉर्डर ही एकमात्र ऐसे इलाके थे जहां पर कभी किसी ने मास्क लगाया ही नहीं। मतलब देश के जो है किसानों ने इस कोरोना को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, जिसके अंदर बताते हैं कि 50 लाख लोगों की मौत हो गई, लेकिन वहां पर तो एक भी मौत जो है बॉर्डर के ऊपर आज तक रिपोर्ट नहीं हुई है। तो ये किसानों की फिजिकल ताकत भी बताता है और उनकी एक समझ भी बताता है कि वो किसी झांसेबाजी के अंदर आते नहीं हैं। और वो ये कहते हैं कि भाई हमने बीमारी वाला कोरोना से मुकाबला कर लिया, अभी पॉलिटिकल कोरोना जो है उससे हम मुकाबला करेंगे। मुझे लगता है कि समय हम लोग फिर कभी बातचीत करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ आए और हमारी बातचीत जारी रहेगी। डॉक्टर सुनीलम जी को हम द लता पीएम शो दृष्टिकोण सीरीज के तरफ से भी और बहुजन संगठक के तरफ से बहुत बहुत शुभेच्छा देते हैं उनकी लड़ाई को, उनके संघर्ष को, और ये जद्दोजहद जारी रहे। जब तक इस तरीके का जुल्म रहेगा तब तक आवाज उठता रहेगा। तो डॉक्टर सुनीलम जी बहुत धन्यवाद, जिंदाबाद। मैं तब तक दर्शकों से बात करती हूँ, आप बिल्कुल जा सकते हो क्योंकि आपका दूसरा कॉल। तो बहुत धन्यवाद। मैं दर्शकों को ये बता दूं कि ये आपको YouTube चैनल पे मिलेगा और उसी तरीके से आपको बहुजन संगठक के पेज पर भी मिलेगा, फेसबुक पे भी आप जाइएगा वहां मिलेगा। और ये इस तरीके का जो अभी चल रहा किसान संघर्ष है उसका साझा इतिहास और वर्तमान, यानी 9 महीने जो चल रहा हमारा किसान आंदोलन का संघर्ष है उसकी छोटी छोटी बातें आज हमें पता चली डॉक्टर सुनीलम जी के द्वारा। ऐसे ही अलग अलग जो नेता भी हैं या फिर कार्यकर्ता है और आंदोलन में उस तरीके से नेतृत्व, सामूहिक नेतृत्व होने के कारण कोई एक नेता नहीं है, तो इस अनेक नेताओं से बना हुआ ये आंदोलन है और उसमें महिलाओं के बहुत ज्यादा भागीदारी और उनका नेतृत्व है। तो हर एक ऐसे शख्स को हम लेकर आएंगे कि जिनके पास इसके बखूबी बारीकियां हैं और हमको किसान आंदोलन का इतिहास पता चलेगा। तो बहुत धन्यवाद और जिंदाबाद और जय जवान जय किसान कहते हुए, जय भीम जिंदाबाद कहते हुए मैं यहाँ रुकती हूँ।